प्यारे बच्चों, आज हम अपने ग्रामर के ट्रांसलेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में आपने एक्टिव वॉइस की ट्रांसलेशन सीखी थी। आज मैं आपको पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन सिखाऊंगी। सबसे पहले आपको पैसिव का कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए, हमारी जो भी क्रिया होती है उस क्रिया में दो फैक्टर बहुत मेन होते हैं। एक क्रिया को वर्ब को कोई करने वाला, जिसको हम सब्जेक्ट या एजेंट बोलते हैं, और एक होता है उसका वो क्रिया जिसके ऊपर निष्पादित होती है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब हमारा कर्ता सक्रिय होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तब हमारा सेंटेंस एक्टिव होता है। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में कर्ता निष्क्रिय हो जाता है या गौण हो जाता है और क्रिया कर्ता के अनुसार ना कि कर्म के अनुसार आती है, तब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाता है। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, एक्टिव का मतलब सक्रिय, यानी जहाँ पर आपका कर्ता निष्क्रिय होगा। निष्क्रिय का मतलब ये नहीं कि वो कर्म नहीं करा, निष्क्रिय का मतलब ये क्रिया जो है वो उसके अनुसार निष्क्रिय, यानी क्रिया उसके अनुसार प्रयुक्त नहीं हो रही है। क्लियर? जब क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त ना हो तो हमारा कर्ता निष्क्रिय हो गया और हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। तो अब हम आते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट था पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस दोबारा से समझ लें कि जब हमारा कर्ता निष्क्रिय हो जाता है, यानी कर्ता क्रिया के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती, तब हमारा सेंटेंस पैसिव हो जाता है। अब एक्टिव वॉइस में देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम वर्ब लाते हैं और फिर लाते हैं हम ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या लेके आते हैं? पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर लाते हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद लाते हैं हम बाई प्लस सब्जेक्ट। अब पहचान के संकेत, हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है, जैसे मैं अभी आपको क्लियर करके आई हूँ। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, ना कि कर्ता के अनुसार। जैसे मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इसमें जो पढ़ाती हूँ शब्द किसके अनुसार आया? मेरे अनुसार, मैं के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा मैं शब्द जो है कर्ता, वो एक्टिव है, तो हमारा वॉइस भी एक्टिव हो गया। लेकिन जब मैं कहूँगी इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो हमारा जो मैं शब्द है वो निष्क्रिय हो गया और उसमें इंग्लिश जो है वो मेन हो गया और क्रिया जो है वो इंग्लिश के अनुसार आई और सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस हो गया। दूसरी इसकी पहचान क्या है? इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अभी अभी मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो ये एक्टिव हो गया। लेकिन मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो सेंटेंस कौन सा हो गया? पैसिव हो गया। यहाँ पर जाने की, इसको हम ये भी कह सकते हैं जाना शब्द का निरर्थक प्रयोग होता है, क्योंकि जाना क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट तीसरा जो है वो, इसमें कौन का उत्तर नहीं मिलता, इसमें व्हाट का उत्तर मिलेगा लेकिन कौन का उत्तर, व्हाट का या हुम का उत्तर मिलेगा लेकिन कौन का उत्तर नहीं मिलेगा। फिर जैसे कल मेरे जेब कट गई, अब जेब किसने काटी? काटी तो किसी ने होगी, बगैर कटे तो नहीं कटी। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा इतना गौण हो गया कि उसे हमने लिखना अनिवार्य ही नहीं समझा। तो ये हमारे 3 मेन चिन्ह थे पहचानने के पैसिव वॉइस के। अब हम करेंगे कि ट्रांसलेट कैसे किया जाए। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे जो हमारा चेंज ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम बी को प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग का रूल क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। बी का प्रयोग का बी को आप एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब में जो भी फॉर्म यूज़ होती है वो आप पैसिव वॉइस में बी में प्रयुक्त करेंगे। और मेन वर्ब में यहाँ पर ध्यान रखना है, केवल थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग करना है। वहाँ आपको एक्टिव वॉइस में तो हर बार हम बार बार अलग अलग बताते थे कि इंडेफिनिट में ये आएगा, कंटिन्यूस में आएगा, परफेक्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पर केवल आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट आपको शो करना है। अब
पैसिव वॉइस को बनाने के लिए, पैसिव ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको बी की ब्रॉड फॉर्म ध्यान करनी होगी। फर्स्ट फॉर्म में इज आर एम आता है, यानी आप जहाँ प्रेजेंट में इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते थे वहाँ आप इज आर एम का प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म में बी की वाजवर होता है, तो जहाँ आप पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे वहाँ आप वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म में बीन होता है, यानी जहाँ आप परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे वहाँ आप बीन का प्रयोग करेंगे। और जो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म है वो बीइंग है, जहाँ आप कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे वहाँ आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। और बेस फॉर्म, बेस का मतलब होता है मूल रूप, वर्ब का जो मूल रूप होता है, तो मूल रूप में ये बी है। तो जहाँ हमारे मॉडल्स के बाद में हमेशा बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। विल और शैल जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं उसके बाद बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, वहाँ पे हम बी का प्रयोग करेंगे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि टेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पैसिव वॉइस में क्रिया के साथ में जाता है लगेगा, जैसे पढ़ा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, आदि आदि। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी यूज़ करेंगे, यानी इज आर एम का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। राम के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। रक्षा करने वाले कौन है? राम। लेकिन क्रिया किसके अनुसार आई? धर्म के अनुसार, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस है। धर्म इज प्रोटेक्टेड बाय राम। अगर हमारा सेंटेंस ये होता राम धन की रक्षा करते हैं तो सेंटेंस एक्टिव होता, लेकिन क्रिया धर्म के अनुसार आ रही है। फिर हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनेगा? क्रिया के साथ में गया लगेगा या जाता था लगेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद में बी की सेकंड फॉर्म यानी वाज वर्ब का प्रयोग होगा। फिर आप मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म मैं पहले बता चुकी हूँ, और फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। यहाँ पे हमारे अटेंशन का फोकस कौन था? राष्ट्रगान। रचना किसने की वो अलग बात है, लेकिन रचना जिसके राष्ट्रगान फोकस है और राष्ट्रगान के अनुसार ही हमारी क्रिया का प्रयोग हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम, इसलिए सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस हो गया। क्योंकि करता तो वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने गॉन कर दिया, इम्प्रीफर कर दिया। तो नेशनल एंथम वाज कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पर। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्रिया प्लस जाएगा, यानी सब्जेक्ट, फिर फ्यूचर के सिंबल्स विल और शैल का प्रयोग होगा, और यहाँ पर बी की बेस फॉर्म बी का प्रयोग होगा और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। हमारे विद्यालय में नवंबर में खेल कुंभ का आयोजन होगा। आयोजन तो कोई ना कोई करने वाला होगा ना, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? जिसने आयोजन किया है, निश्चित रूप से चाहे वो खेल अधिकारी हो, चाहे खेल प्रशिक्षक हो, चाहे खेल शिक्षक हो, लेकिन हमने उसको सेंटेंस में लिया ही नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? खेल कुंभ। तो क्योंकि खेल कुंभ जो ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस का निर्माण हुआ है, इसलिए सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। खेल कुंभ विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल इन नवंबर। फिर हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। क्रिया प्लस जा रहा प्लस है, हूँ, है। कंटिन्यूअस में पहचान है जा रहा आएगा और प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, है आदि आएगा। यानी प्रेजेंट में तो है, हूँ आपको मत मालूम ही लगता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होगी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम इज आर एम अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट लेंगे। कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, जैसे कंटिन्यूअस की डिमांड होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग आ गया प्लस थर्ड फॉर्म और फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा छात्रों को सभी विषय ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हमारे छात्र और एक है सभी विषय। हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर अपने सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑनलाइन बाय टीचर्स ऑफ अवर स्कूल। कर्ता आपने देख लिया होगा, यहाँ पर भी गौण है। फिर हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस क्रिया प्लस जा रहा था। यहाँ पर जा रहा कंटिन्यूअस को बता रहा है, था पास्ट को बता रहा है और क्रिया आपको मालूम ही है। तो सब्जेक्ट के साथ में वाज वर्ब पास्ट को इंडिकेट करेगी,
बीइंग कंटिन्यूस को इंडिकेट करेगी और आपकी जो थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वॉइस को इंडिकेट करेगी। वाज पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेगी, बीइंग पास्ट को इंडिकेट करेगी, बीइंग कंटिन्यूस को इंडिकेट करेगी और थर्ड फॉर्म आपकी पैसिव वॉइस को इंडिकेट करेगी बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ छात्रों को शोर मचाने के कारण दंडित किया जा रहा था। सम स्टूडेंट्स वर बीइंग पनिश्ड फॉर मेकिंग ए नॉइज़। यहाँ भी दंडित करने वाला चाहे प्रिंसिपल है चाहे टीचर्स हैं, दोनों वाक्य में है ही नहीं। चूँकि बच्चों ने शोर मचाए तो उनको दंड तो मिलना ही चाहिए, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को गौण कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट क्रिया प्लस जा चुका है। सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म आती है तो हम बी की थर्ड फॉर्म बीन ले आए, और पैसिव वॉइस की डिमांड होती है थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म आ गए। फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारी सभी समस्याओं को सुन लिया गया है। ऑल योर प्रॉब्लम्स हैव बीन हियर्ड। पास्ट परफेक्ट में क्रिया प्लस जा चुका था, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हेड का प्रयोग होगा। पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग और परफेक्ट की डिमांड थर्ड फॉर्म और पैसिव की डिमांड बी, तो बी में थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बीन आ गया और फिर हमारा थर्ड फॉर्म आ गया बाय प्लस ऑब्जेक्ट। भोर होने से पहले ही अपराधी को मृत्युदंड दिया जा चुका था। द क्रिमिनल हैड बीन गिवन डेथ सेंटेंस बिफोर डे ब्रेक। फ्यूचर परफेक्ट क्रिया प्लस जा चुका होगा, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर का सिंबल विल शैल, परफेक्ट का सिंबल हैव, फिर परफेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग बी की थर्ड फॉर्म बीन लेके आएंगे और फिर प्लस थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस में लगती ही है बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कल तक यह पार्सल आपके मित्र को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट आ गए, आपका मित्र और यह पार्सल। आप किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने पार्सल से बनाया। दिस पार्सल के अकॉर्डिंग आपने विल लिया, हैव लिया, फिर बीन गिवन टू योर फ्रेंड बाय टुमारो। आपके फ्यूचर कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। बाकी अभी इम्पेरेटिव और मॉडल्स जो रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो and I think you have lerned much from this video.